स्टूडेंट कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति, जो कि बहुत लोगों का बोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो हमको इसको बोरिंग सब्जेक्ट को एक कहानी की तरह पढ़ना है, एक कहानी की तरह। तो चलिए आपको ले सकते हैं फ्रांस और देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। चलिए तो देखते हैं। 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। कब? 14 जुलाई 1789। कोई डेट याद रखनी है। 14 जुलाई 1789 पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, यानी कुछ आतंकी थे, वो पेरिस नगर में घुस आए थे, यानी पेरिस नगर में आ गए थे। और सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अब बात थी कि वह सेना नायकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाली है, यानी अफवाह फैली हुई थी कि वह सेना नायकों पर गोली चला सकती है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। उन्हें लगा कि आतंकी हैं, तो उन्हें आतंकियों से अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियारों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वह हथियारों की ज़रूरत में वह टाउन हॉल में चले गए। कुछ सरकारी जो दफ्तर वगैरह होते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर जबरन घुस गए। तो अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। और एक समूह था सैकड़ों लोगों का, जिसमें बहुत से लोग थे। सैकड़ों लोगों का वह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। और वहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो जाहिर सी बात है कि जेल में हथियार वगैरह तो होंगे ही, इसलिए वह कहाँ पर गए? बास्ती की जेल में, जो पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो क्वेश्चन आता है कि जो बास्तील की जेल है वह कहाँ स्थित है? तो वह जो बास्तील की जेल है वह पेरिस नगर के पूर्वी भाग में स्थित है, पेरिस नगर के पूर्वी भाग में, और जहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। अब हथियारों पर कब्जे की ये सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया। बेचारा जो वहाँ का एक कमांडर था वो इस लड़ाई में मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। और जो वहाँ पर कैदी थे उन कैदियों की मजा रही, वो वहाँ से छूट गए, निकल गए। यानी दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा ले गया। तो बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छूट गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। तो ये पूछा जाता है कि जो कैदी बास्तील की जेल से जो कैदी भागे थे, यानी कैदी छुड़ाए गए थे, उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। तो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। बास्तील जो वहाँ पर आदमियों को, जनता को वहाँ पर डाल दिया जाता था, घोंस दिया जाता था वहाँ पर। तो इसके कारण वह क्या था, हमारे लिए, वह वहाँ की जनता के लिए घृणा का केंद्र बन चुका था। इसलिए किले को तोड़ दिया गया, पूरा ध्वस्त कर दिया गया और अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वस्त और बतौर स्मृति चिन्ह संयोजन चाहते थे। अब इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। यानी इस घटना के बाद कई देहाती क्षेत्रों में संघर्ष होने लगे जगह जगह पर। और अधिकांश नेता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। जो वहाँ के लोग थे, वहाँ का जो भोजन है, वहाँ का भोजन क्या है? पाव रोटी, जो ब्रेड के जैसा होता है, गोल गोल, तो है पाव रोटी। तो पाव रोटी की महंगी कीमतों का वहाँ के नेता थे, जो वहाँ के नेता पाव रोटी का क्या करने लगे? विरोध करने लगे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो अब हम देखते हैं आगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हम चलते हैं कहाँ?
5 साल का अंधा है, 5 साल अंधा है। यानी पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज वहाँ पर हमें दी गई है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज ली हमने। अब उसके बाद जाएंगे उसके हम अंधा 5 साल अंधा है। तो चलिए तो चलते हैं 5 साल पीछे। सन 1774 में जो बोर्बो राजवंश का लुईस 60 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जो 1774 में एक बोर्बो राजवंश था, बोर्बो राजवंश, और बोर्बो राजवंश का शासक कौन था? लुईस 60। लुईस 60 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ 1774 में। तो यह पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि 1774 में बोर्बो राजवंश का लुईस 60 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी? 20 साल थी। उसका भी विवाह भी हो गया। वो भी हुआ किसके साथ? राजकुमारी के साथ, ऑस्ट्रिया की। उनका नाम क्या था? एंतोयातेन से हुआ था। बोलो भाई, उसका विवाह भी हो गया था। अब राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया और लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे और वारसाय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब जो राज्य की शान शौकत बनाए रखनी थी, क्योंकि दूसरे राजा देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि कैसा राजा है, अपने राज्य को कैसा बनाए हुए है। लुईस 60 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। जो लुईस 60 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से। अब साझा शत्रु कौन होता है? साझा शत्रु वो शत्रु की जो आपका भी शत्रु है, किसका? मेरा भी शत्रु है, तो उसको कहते हैं साझा शत्रु। तो साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिब्रो से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया। अब जो ये युद्ध हुआ था साझा शत्रु युद्ध, तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रो का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उसके ऊपर 2 अरब लिब्रो का कर्ज था, वो पहले से चढ़ा हुआ था। इस तरह उस पर 12 अरब लिब्रो का कर्ज चढ़ गया था। अभी लिब्रो क्या होता है? लिब्रो, तो लिब्रो यानी जैसे इंडिया की करेंसी है रुपया, तो ऐसे ही फ्रांस की करेंसी क्या थी उस टाइम पर? लिब्रो। तो लिब्रो का बोझ और चढ़ गया था। सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, यानी वो 10% ब्याज की और अधिक मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। यानी उसको डर लग रहा था कि अपने कर्ज को कैसे चुकाएं। जो हमारे ऊपर दिनों दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, इस कर्ज को कैसे चुकाएं, तो मजबूर थी। खर्चों जैसे कि सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। जैसे कि सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार कर में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। उसे इतना सब चलाने के लिए कर में वृद्धि करने की मजबूरी थी उसकी। इतना सब चलाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए होगा उसे, तो वह मजबूर थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बट गया था। 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था वह 3 स्टेटों में बटा हुआ था। जो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? पादरी वर्ग। पादरी कौन? यानी जो चर्च के पुजारी वगैरह होते हैं ना, वो आते हैं पादरी वर्ग में। तो वो कौन थे? पादरी वर्ग में आते थे। तो प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग। अब दूसरा वर्ग है जो दूसरा स्टेट, द्वितीय स्टेट में आते थे कौन? कुलीन वर्ग के व्यक्ति। कुलीन वर्ग कौन? जैसे कि राजा के परिवार वाले होते थे, उसके चाचा, नाना, फूफा, मौसा आदि जो भी होते थे वो आते थे कुलीन वर्ग में। वो बोलते थे हम क्यों भरें भाई कर्ज, वो हमारे चाचा हैं, वो राजा हैं, वो ऐसा है वैसा है, तो वे आते थे किसमें? कुलीन वर्ग में। जो तृतीय स्टेट में आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी और वकील आदि आते थे। और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, तो ये आते थे हमारे किसमें? तृतीय स्टेट में। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंत अवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था।
सन 1789 से पहले की फ्रांसीसी समाज संस्था के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता? प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जो पूरी आबादी में जो 60% लगभग पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जो पूरी आबादी थी, पूरी आबादी में किसान तो थे 90%, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे किसान बहुत कम थे जो जमीन के मालिक हों, यानी जिनकी जमीन होती थी, ऐसे किसान बहुत कम हैं। लगभग 60% जमीन पर कुलीनबर्ग और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। जो 60% किसान थे, 60% जमीन पर जो कुलीनबर्ग होते थे, राजा के दादा, फूफा, काका, चाचा, नाना जो होते थे, उनका अधिकार होता था 60% जमीन पर। और साथ ही जो तीसरे स्टेट के अमीर थे, व्यापारी थे, कर्मचारी थे, वकील थे, उनका अधिकार होता था। प्रथम 2 स्टेट कुलीनबर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। यानी जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो वर्ग थे, उनके पास जन्म से ही कुछ अधिकार होते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था, इनमें जो इनके पास जन्म से ही कुछ अधिकार होते थे, यह अधिकार था कि यह क्या नहीं भरेंगे, जो कर्ज दिया जाता है राजा के लिए, वो कर्ज नहीं देंगे। तो इनको करों से छूट, कुलीनबर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। अन्य किसानों से सामंती कर वसूल करता था। यानी जो किसान थे, यह उनसे क्या कर वसूल करते थे। उनके पास अधिकार था कुलीनबर्ग को कि यह किसानों से कर वसूल करें। किसान अपने स्वामी को सेवा स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा था, टाइद के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, पर इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। यानी जो जनता थी वहाँ की, तीसरे स्टेट के लोग थे, उनको सरकार को तो कर्ज देना ही पड़ता था। गवर्नमेंट को, जो वहाँ के राजा थे, उनको तो कर देना ही पड़ता था उनके लिए, लेकिन उनको यह कर्ज भी देना पड़ता था, धार्मिक कर भी देना पड़ता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है टाइद। तो चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, जो चर्च द्वारा कर वसूला जाता है, उसे कहते हैं टाइद। यह कर किसी उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। यानी जैसे कि 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 10वां हिस्सा क्या होगा? 10 रुपये। तो इसी प्रकार जो कर्ज वसूला जाता था, वो उसका 10वां हिस्सा होता था कृषि उपज का। अब दूसरा है हमारा टाइल। तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर, यानी जो राजा जो कर लगता था हमेशा उनके ऊपर, जो कर्ज रहता था, जो राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, उसे कहते थे क्या? हम टाइल कहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब इसके आगे हम देखेंगे पार्ट 2 में। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।